नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पर का एक नया एपिसोड। बाजार पर में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, कुछ क्रूड की, कुछ गोल्ड की, कुछ डॉलर की, और इन सब का भारतीय बाजार पर अगले हफ्ते क्या असर होगा या आने वाले दिनों में क्या असर होगा उन सब की। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ। यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ वो जनरली डोमेन में अपना अवेलेबल होती है, और उसी का मैं एनालिसिस करता हूँ, उसका स्टडी करता हूँ और उसको आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। तो ये जानकारी आपको यूज करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, या जो भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं वो अपने जिम्मेदारी पे खुद लें, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी नुकसान या फायदे का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बात आगे बढ़ाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा की तरह कि अगर आपको इसका कंटेंट, इसका प्रेजेंटेशन, इसकी इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं, बात शुरू करते हैं ग्लोबल इवेंट्स के साथ में। तो इस बार कोई खास बड़ा कोई इवेंट था नहीं ग्लोबली, और जो इवेंट था वो हमारा इंडियन का मतलब अपना खुद का था, जो कि हमने देखा फ्राइडे भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना एक स्टांस लिया और 0.5% से वापस से रेट इंक्रीज किया। वो करना ही था, क्योंकि अगर रुपया को बैलेंस करना है डॉलर के सामने तो उनको नहीं चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा। अब इन सब का असर हम लोग समझते हैं क्या है कि देखिए डॉलर, हमने पहले देखा कि फेड ने अपने रेट बढ़ाए और वहाँ से हम उसका असर, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि एक लंबे समय के बाद इसका असर हमको इकोनॉमी में बढ़ते हुए दिखेगा। अब उसी को हम लोग ने इंडिया में रिजर्व बैंक ने इसको कॉपी किया, यहाँ भी रेट बढ़ाए, और इस रेट बढ़ाने से हमारे भी इकोनॉमी पे एक लंबे समय का एक असर हमको दिखाई देगा। अभी तुरंत नहीं दिखाई देगा, अगले क्वार्टर के, उसके अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में इसका असर हमको दिखाई देगा। तो अब ये जो असर होगा वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो लोन होता है वो लोन महंगा हो गया, तो लोन की डिमांड कम हो जाती है पहली बात। जिन कंपनियों ने ऑलरेडी लोन लेके रखे हैं उनका जो बोझ है इंटरेस्ट का वो बढ़ जाता है, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा असर पड़ता है, और उनके प्रॉफिटेबिलिटी असर पड़ेगा और उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, तो डेफिनेटली दोनों तरफ से मार पड़ेगी और हमको दिखाई देगा कि कंपनियों की ग्रोथ कम होती जाएगी। अब इसका महंगाई पे कितना असर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये सब महंगाई को कंट्रोल करने के नाम पे हो रहा है। तो महंगाई कंट्रोल होगी या नहीं होगी, लेकिन इसका असर ये ज़रूर होगा कि ग्रोथ कम होगी और एक लंबी समय के मंदी में हम लोग आ सकते हैं। यूरोप में हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी उनका इन्फ्लेशन अपने बहुत ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 10 के ऊपर चल रहा है। ये उनके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। ऑलरेडी वो लोग मंदी जैसी स्थिति में हैं, और वहाँ इतनी महंगाई मंदी, देखिए जनरली जो महंगाई आती है वो आती है ग्रोथ के साथ में, जैसे अमेरिका में आई थी। वहाँ बहुत डिमांड थी और डिमांड के वजह से महंगाई बढ़ी, और उसको डिमांड को कम करने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं, और उसको डिमांड कम होगी तो महंगाई कम होगी, ये एक अंदाजा है। यूरोप में थोड़ी सी स्थिति अलग है, वहाँ हम लोग मंदी जैसी स्थिति देख रहे हैं और साथ में इन्फ्लेशन भी देख रहे हैं, तो ये और बुरी बात है। और इसी को हम लोग अगर इंडिया में देखते हैं तो ये भी है कि इंडिया में ग्रोथ है, अच्छी है, फिलहाल सारी स्थिति अच्छी दिख रही हैं, लेकिन महंगाई हमको कंपलसरी उनको फॉलो करना पड़ रहा है, जो जो इसकी मार झेल रहे हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका में उनकी अपनी वजह है कि उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ रहा है, हमको इसलिए इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ रहा है ताकि हम अपने रुपया को डॉलर के सामने मजबूत बनाए रखें। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से हमारे यहाँ इसका एक लंबे समय में वापस असर पड़ेगा। जो लोग होम लोन लेकर या रियल इस्टेट में पैसे लगाते हैं या घर बनाने के लिए पैसे लगाते हैं, वहाँ डिमांड कम होगी, रियल इस्टेट में डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक स्टील में, सीमेंट में वहाँ डिमांड कम होगी, एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। अगर यूरो जोन या अमेरिका में मंदी आएगी तो इसका असर आईटी सेक्टर में भी पड़ेगा, और वहाँ भी एक डिमांड कम होगी, और वो डिमांड कम होने से इनके भी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा।
तो सेक्टर जो है वो है आईटी, वो है बैंकिंग, वो है रियल एस्टेट। ये ऐसे सेक्टर्स है जिनके ऊपर बड़ी मार पड़ सकती है, और ये मार जब पड़ेगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी पे इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो मंदी का असर है वो लंबे समय तक रह सकता है, और वो लंबे समय तक रहने की वजह से अब जो मार्केट है ये धीरे धीरे ही सही ये नीचे की ओर जाएगा, और हम लोग वापस 15,000 को टच कर सकते हैं, ये मेरा अपना अनुमान है। ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्थितियां बदलते रहती हैं, और स्थितियां जैसे ही बदलती हैं वैसे अनुमान भी बदलना पड़ता है। आज की स्थिति में जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने पिछले नवंबर में बता दिया था कि जब हम लोग हाई पे थे कि हम लोग 15,500 का लेवल टच कर सकते हैं, ये मैंने पिछले नवंबर में बता दिया था, और हम लोग ने उसको टच किया, उसके थोड़ा नीचे भी जाकर आ गए। अब हम मुझे फिर लग रहा है कि हम लोग एक बार फिर उस लेवल को जाएंगे जहां हम लोग ने एक 15,200 के आसपास का एक लो बनाया था, शायद हम उस लो को वापस एक बार टच कर सकते हैं। और इसलिए आप लोग अपना निवेश है उसको संभाल कर कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, अभी आराम से बैठिए। मैं ये कहूँगा कि अगर हम लोग जहाँ एक नया लो बनाते हैं और लो बनाने के बाद वहाँ से हम लोग करीब करीब 10% वापस ऊपर आ जाते हैं, तो हम लोग ये समझिए कि हम लोग ने एक रिवर्सल लिया हुआ है। तो अभी जैसे हम लोग 17,000 पे हैं और 1700 पॉइंट ऊपर चढ़ते हैं, मतलब 1700 नहीं भी करेंगे तो मेरा यह है कि 18,000 के ऊपर जब हम लोग निकलेंगे, तो जाके हम लोग 18,000 के ऊपर निकलेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, अब हम लोग बुलिश मार्केट में है। लेकिन जब तक ये नहीं आता है तब तक हम लोग बेरिश है, और मैं अभी भी नीचे की ओर ही आपको बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग और नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, और 15,000 तक भी टच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। हो सकता है ये थोड़ा ऊपर नीचे करते, हो सकता है मार्च तक ये लेवल्स हमको वापस देखने को मिलेगा। तो अभी ये हमको मार्केट मतलब साइडवेज से नीचे की ओर जाते हुए दिखाई दे सकता है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे करते जाएगा। तो आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी निवेश के जो भी आपके निर्णय हैं उसको थोड़ा सा आप पोस्टपोन रखिए, और जल्दबाजी मत कीजिए। एसआईपी करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा एसआईपी कीजिए, अभी मत कीजिए 10-10%। आप चाहो तो आप अभी जहां आपको लगता है गिर गया वहां 10% आपने इन्वेस्ट किया, फिर गिर गया और 10% इन्वेस्ट कीजिए। इस टाइप से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और मार्केट को ऊपर आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये आपको, ये मेरा अपने अनुमान है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं आपको चार्ट बताना चाहूँगा। चार्ट क्या बता रहा है, चार्ट क्या समझा रहा है, हम लोग उसको चार्ट में जाके देखेंगे। तो देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है, और चार्ट की शुरुआत हम लोग करते हैं डाउ से। डाउ हमको एक्चुअली डायरेक्शन देता है कि क्या हुआ और क्या होगा। तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने क्लियर कहा था कि अब हम लोग नीचे की ओर ये टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि 27,951 का है। वो हमारा एक ट्रेंड लाइन जो चैनल है, फॉलिंग चैनल है, उसका भी एक लेवल वहाँ मैच कर रहा है, और हॉरिजेंटल लेवल भी है जो भी वहाँ मैच कर रही है। तो उसी हिसाब से हमने देखा कि प्राइस जो है अभी भी नीचे की ओर बढ़ रही है, और फ्राइडे भी हमने देखी कि बहुत बड़ी गिरावट फ्राइडे भी आई, और 500 पॉइंट और नीचे आ गए। तो ये जो गिरावट है ये अभी जारी रहेगी, इसके पूरे लक्षण हैं। और ये हमको देखना होगा क्या हम 27,951 पे रुकते हैं या फिर और आगे बढ़ते हैं। तो डाउ तो नीचे है, डाउ डाउ के बाद अगर हम देखेंगे कि यूके भी अपने बिल्कुल नीचे के ओर पे है, अब सपोर्ट पे आ चुका है, और हम लोग देखेंगे कि ये सपोर्ट टूटता है या नए इस सपोर्ट को तोड़ के नए सपोर्ट की ओर बढ़ता है। बात करें डैक्स की, तो डैक्स भी नीचे है, और आप देखेंगे जो एग्जैक्ट जो चैनल बना हुआ है ना, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनी हुई थी, उसी को पकड़ के सब प्रॉपर नीचे चल रहा है। और ये, और अब जो है इसका भी टारगेट जो है 11,332, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से और 800 पॉइंट नीचे। तो डैक्स नीचे है, और हांगकांग, चाइना सब कुछ नीचे है ना, सब कुछ नीचे है।
निकाई वो भी नीचे मतलब 484 पॉइंट नीचे। और जो अब ये फिर ट्रेंडिंग जो फॉलोइंग ट्रेंड के बीच में आ गया, इसको इसने एक बहुत अच्छी बढ़त दिखाई थी, ब्रेकआउट भी दिया था 2 बार, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी दिया, वहाँ कहीं रुका भी, लेकिन नहीं टिक पाया और बहुत तेजी से नीचे आ गया। देखने वाली बात यह है कि देखिए जब बाकी मार्केट गिर रहे थे तब भी ये बहुत तेजी से ऊपर ही जा रहा था, है ना। तो इसने अपने नए हाई बनाए थे अभी के दिनों के, लेकिन ये नहीं टिक पाया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम अपने निफ्टी की बात करेंगे तब मैं इसको समझाऊंगा कि इससे हमको क्या मतलब डायरेक्शन मिलता है। तो बात करते हैं निकाई की, वो भी अपने मतलब फॉलिंग चैनल के बीच के छोड़ के गया था, वो वापस वहाँ नीचे आ गया है। अब बात करेंगे गोल्ड। तो गोल्ड अब हमको करना क्या है, देखिए गोल्ड एक साइडवेज मूवमेंट में अब यहाँ फंसा है, उसमें फंसा रहेगा। 50,600 के ऊपर बार ऊपर निकलता है तो आपको बाय करना है 51,837 के लिए, ये वीकली रेंज है। और अगर ये 50,100 के नीचे निकलता है तो हमको शॉर्ट करना है और फिर टारगेट्स होंगे 48,967 के। तो बस इतने ही रेंज के लिए हमको इसको प्ले करना है। डॉलर सिंपली है, जो मैंने लास्ट वीक के दिए थे, आपने देखा लास्ट वीक में जो मैंने ट्रेड्स दिए थे और आपको कहा था कि कहाँ बाय करना और कहाँ सेल और क्या टारगेट्स होंगे, आपको मैं बताऊं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वो हमारे उन टारगेट्स के हिसाब से ही चल रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा डॉलर। और मैंने कहा था यहाँ आपको बाय करने के लिए, आपको मैं थोड़ा आवरली चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए यहाँ इसके मैंने कहा था कि इसके ऊपर बाय करना है, ये लाइन, और ये टारगेट दिया था और एग्जैक्टली टारगेट को आसपास टच किया, फिर नीचे आया, फिर एक बार टच किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर बढ़ने के लिए तैयार है। और हम लोग इस बार और ऊपर जाएंगे और इसको भी ब्रेक करेंगे। तो अब हमको यहाँ से फिर बाय कर लेना है। और ये रेंज जो मैंने दी है अभी फिलहाल, इस रेंज को ही आप कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट वीक में दी थी। शॉर्ट हमको इसके लेवल के नीचे ही करना है, यहाँ बाय और इसके ऊपर बाय कर बने रहना है। टारगेट फिर होगा 82 का और फिर वो 82 आएगा। नीचे अगर जाता है, जिसके चांसेस अभी फिलहाल नहीं लग रहे हैं मुझे, तो 80 के नीचे ही बेचना है, 80.77 के नीचे बेचना है और टारगेट होगा 80.24 का। ये होगा हमारा इस वीक का रेंज। क्रूड को समझ लेते हैं। क्रूड देखिए अभी बहुत उठा पटक के बीच चल रहा है और बेसिकली मेनली उस रेंज में ही उसने ट्रेड किया है जो मेन हमारी एक नो ट्रेड जोन थी, उसके ऊपर हमने दिया तो यहाँ थोड़ा ऊपर बढ़ा और थोड़ा नीचे भी आया। नीचे का पहला टारगेट हमारा उसने अचीव भी किया यहाँ, ओके, और फिर जाके उसने नीचे वापस आया, फिर ऊपर जाके उसने एक रेंज बनाया। अब मैं इसको फिर कहूँगा कि अब जहाँ भी है वहाँ से रेंज वापस सेम रहेगी। अब आपको 6643 के ऊपर बाय करना है, 6976 और 7176 इस टारगेट के लिए। इतने टारगेट आएंगे, इसकी संभावना कम है, लेकिन नीचे के और टारगेट जो है 6492 के नीचे आप सेल करेंगे 62 68 और 6123 के लेवल्स के लिए। तो ये होगा आपके लिए क्रूड ऑयल। अब इन सब का असर हमारे मार्केट में क्या पड़ेगा, देखिए हमको एक लग रहा है कि क्रूड ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड रह सकता है इस वीक में, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जैसे कि लास्ट वीक में रहा। गोल्ड भी अपने एक रेंज में रहेगा और डॉलर थोड़ा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। ये तीनों चीज़ें जो है, तो हमको क्लू मेल जो मिलेगा वो डॉलर से मिलेगा, क्योंकि अगर डॉलर बढ़ता है तो हमारे लिए मुश्किल है। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी क्या कह रहा है, निफ्टी ने कल बहुत ही बढ़िया एक रिवर्सल दिया। ओके, हम लोग देखेंगे कि ये जो लेवल थी, आप देखेंगे कि जो लेवल यहाँ से वन वे ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आ गया। तो अब हमको करना क्या है, अभी देखेंगे तो हमको ये लगा अरे बहुत बढ़िया रिकवरी आ गई है और 17,000 के ऊपर वापस हम लोग एक बार बंद हो चुके हैं। लेकिन अब हम लोग ये अगर देखते हैं कि डाउ जो 500 पॉइंट गिरा है, ये उसके पहले का चाल है। इसके बाद हम लोगों ने डाउ में गिरावट आती देखी है और इसका असर SGX निफ्टी पे हम साफ देख रहे हैं। तो SGX निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो 127 पॉइंट ऊपर से नीचे है।
ओके, तो 127 पॉइंट अब हम लोग नीचे चल रहे हैं, तो अभी हम लोग 16,960 ये है, ये अभी का लेवल मुझे एसजीएक्स निफ्टी में दिख रहा है। और यही हमको दिखेगा ऑलमोस्ट मंडे मॉर्निंग में। तो मंडे मॉर्निंग में हम लोग ये समझ के चलते कि हम लोग फिर 17,000 के नीचे चले जाएंगे। तो 17,000 के नीचे जैसे ही आप जाते हो तो आपको फिर शॉर्ट में ही रहना है। तो हमारे लिए वीकली बाउंड्री रहेगी 17,000। तो 17,000 के नीचे जब तक हम लोग नीचे हैं तब तक आप शॉर्ट में रहेंगे। आप चाहे पोजिशनल लीजिए या इंट्राडे। इंट्राडे के लिए मेरा जो वीडियो आएगा, जो मॉर्निंग बुलेटिन आता है, उसमें मैं आपको और भी डिटेल बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है आपको 17,000 के नीचे आप शॉर्ट रहेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 16,751 और सेकंड टारगेट होगा 16,437। ओके, ऊपर की ओर अगर हम लोग फिर निकलते हैं तो ऊपर की जो रेंज है वो मुझे बहुत लिमिटेड नज़र आ रही है। अब हम लोग नीचे ही खुलेंगे तो यहाँ से वापस हमको ऊपर कितना चल सकते हैं, तो एक मुझे लगता है ये जो टारगेट होगा वो 17,189 और 17,300, ये दो टारगेट मुझे फिलहाल के लिए नज़र आ रहे हैं। अगर इतने बीच में कोई बड़ी न्यूज़ आती है, पॉजिटिव न्यूज़, तो अगर वो ऊपर और चढ़ता है इन केस, तो वो हम ये देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 500 का, सिंपल है 17,500, वो भी हम लोग एक बार के लिए अचीव कर सकते हैं। ये है, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से। और ये ट्रेंड लाइन हम देखेंगे कि जैसे निकाई ने जो एक अप ट्रेंड दिया था, ब्रेकआउट दे के वापस आया था, ये सेम चार्ट आपको हमारे इसमें भी दिखाई देगा, है ना। ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब ये ट्रेंड लाइन तोड़ने की उसने कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, फिर नीचे आ गया। सेम निकाई वाली स्टोरी है। लेकिन अभी हम लोग निकाई से थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि हम लोग गिरते कम है, चढ़ते ज़्यादा हैं। ओके, तो कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट हमें गिरावट थोड़ी सी कम आती है लेकिन हम चढ़ते ज़्यादा हैं। तो यही हालत अभी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, पावरफुल न्यूज़ आ गई, तो हम लोग 17,500 तक भी जाते हैं। लेकिन अभी 17,500 तोड़ेगा इसकी बिल्कुल भी संभावना मुझे नज़र नहीं आती। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमको करना क्या है, बैंक निफ्टी में भी हमको एक बाउंड्री है मेरे लिए, वो है 37,500 की। ओके, 37,500 आप पकड़ के जाइए। और ये बाउंड्री है, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ 500 के लिए। ओके, तो ठीक है, फिर यहाँ ओके, तो 37,500 ये मेरी बाउंड्री होगी। उसके ऊपर मैं बुलिश रहूँगा, उसके नीचे मैं बेरिश हूँगा। तो अगर मैं ऊपर चलता हूँ तो फिर मैं वापस से एक अच्छे टारगेट के लिए अभी देखिए ये सिंपल है कि जब निफ्टी गिरेगा तो हमको यहाँ बैंक निफ्टी में भी गिरावट नज़र आएगी। तो निफ्टी अगर 200 पॉइंट गिरता है तो यहाँ से हम लोग 700 पॉइंट, वहाँ ही यही हमारा ओपनिंग हो सकता है मंडे का। तो ये मंडे से हम लोग और नीचे जाते हैं तो फिर हमारा 37,200, 37,000, ये दो टारगेट होंगे। और नहीं, इसका टारगेट थोड़े और भी बड़े हो सकते हैं। तो इसका टारगेट मैं आपको रख सकता हूँ ये जो एक और टारगेट होगा वो होगा 36,800 का। ओके, तो ये तीन टारगेट होंगे जो मुझे लगता है बैंक निफ्टी के आ सकते हैं वीकली बेसिस पे। तो ये एक और टारगेट मैं दूंगा आपको ज़रूर से। और क्योंकि अभी मैं बहुत बेरिश हूँ मार्केट के ऊपर, और ये लॉन्ग टर्म बेरिशनेस है, ये मैंने आपको बताया है। तो इसलिए मुझे गिरने में डर नहीं लग रहा है। मुझे मालूम है गिरेगा मार्केट, चढ़ते समय ये ज़्यादा चढ़ेगा ऐसा मुझे दिखता नहीं। ये यहाँ तक कि ये सारे चीज़ उड़ा दीजिए फिलहाल के लिए, इतना चढ़ने की स्कोप नहीं है। ओके, तो तीन टारगेट्स मैं दे रहा हूँ यहाँ बैंक निफ्टी के दोनों साइड में। अगर आप शॉर्ट करते हैं 37,500 पे, तो 37,230, 37,000 और 36,800, ये तीन टारगेट हमारे होंगे वीकली बेसिस पे। और अगर आप बाय करते हैं तो आपको बाय करना है वही बाउंड्री लाइन के ऊपर, और आपके टारगेट होंगे फिर 37,858, 38,000, और फाइनल जो टारगेट होगा वो होगा आपका 38,300 का। ओके, तो 38,300 का एक और टारगेट होगा आपका
अगर ये ऊपर आता है तो। $38,300 ये हमारे टारगेट्स होंगे इस वीक के लिए। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम लोग बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां आप इस हफ्ते ट्रेड करके अगले कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पहला मेरा जो स्टॉक्स होगा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है सुंदरम फिनांस। सुंदरम फिनांस होल्डिंग एक्चुअली है, और ये होल्डिंग कंपनी सुंदरम ग्रुप की। और यहाँ हमको बाय करके चलना है 103 पे। 103 के ऊपर आप बाय करेंगे, टारगेट होगा 123 141 का, और स्टॉप लॉस होगा आपका 88। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। सेकंड जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो होगा आपका सोम डिस्टिलरीज। और सोम डिस्टिलरीज अगर हम लोग देखेंगे इन दिनों डिस्टिलरीज से जो रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में ये इसमें एक अच्छा ये बन सकता है, मौसम बन सकता है, माहौल बन सकता है। और इसके लिए हमको इसको 116 के ऊपर बाय करना है। टारगेट हम लोग रखेंगे 159 का, और स्टॉप लॉस होगा 95 का। तो ये दो स्टॉक्स है मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपसे विनती करता हूँ, मैं ज़्यादा स्टॉक्स अभी ले नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मार्केट मैं वैसे ही बेरिश हूँ, और ऐसे बेरिश में भी मैं आपको बाय करने के लिए दो स्टॉक दे रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक बेरिश मार्केट में भी अच्छा करने के दमखम रखते हैं। तो इसमें आप खरीदारी कीजिए और इसमें पैसा बनाइए, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पराय, और इस बाजार पराय में आपने सुना, मैंने आपको बताया और मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या आगे दिख रहा है, क्या स्थितियां बन रही है, और इस स्थिति का हमारे ऊपर क्या असर होने वाला है। जो मैंने आपको चार्ट पे भी समझाया, जो मैंने आपको डिटेल्स न्यूज़ और इंफॉर्मेशन डाटा के बेस पे भी समझाया। तो अब आपको अपना निर्णय खुद लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है आपको पता है। देखिए आज जो मुझे लग रहा है वो मैंने आपको आज बताया। स्थितियाँ बदलेंगी तो हमारा एनालिसिस भी चेंज होगा, और एनालिसिस जब स्थितियाँ बदलेंगी और कुछ और चीज़ नया आएगा, अगर हम लोग को मुझे अपना राय बदलना पड़ा तो राय भी बदलूंगा। और जब जो भी होगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पता भी लगेगा। तो आप हर एपिसोड को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब जैसी स्थितियाँ बदलेंगी वैसा आपको यहाँ सुनने को मिलेगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ गाइडेंस मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है, ये बाजार पे राय पूरा जो चीज़ है वो आपको पसंद आती है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपको आने वाले दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।